बहुत समय पहले बड़े और खूबसूरत गांव में देशमुख नाम का एक नामी जमींदार रहता है। वह जितना अमीर था उससे 100 गुना ज्यादा महाकंजूस और चोर बुद्धि का था। वह सीधे सीधे गरीब लोगों को धोखा देकर पहाड़ों जैसी संपत्ति इकट्ठा कर चुका था। उसकी पत्नी हेमा मालिनी भी जमींदार से भी बदतर चोर बुद्धि वाली घोर लालची स्वभाव की थी। ये दोनों पति पत्नी सुबह होते हुए इस बात की योजना बनाने लगते कि गांव के लोगों को किस तरह प्रताड़ित किया जाए। उसी गांव में चौहान नाम का गरीब आदमी रहता। वह कई सालों तक देशमुख के खेतों में कड़ी मेहनत करते रहता, लेकिन अब उसकी उम्र बढ़ जाने के कारण वह बिस्तर में लग गया था। चौहान के 3 बेटे थे। घर का गुजारा चलाना बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए चौहान के बड़े बेटे ने परिवार का बोझ उठाने के लिए देशमुख के घर पर मजदूरों के रूप में काम करने का फैसला किया। काम पर रखने से पहले ही देशमुख ने एक अजीब सी शर्त रखी। हर दिन सुबह सुबह मुर्गे के भाग देते ही तुम्हें उठकर खेत पर काम करना शुरू करना होगा। अगर 1 मिनट भी देरी हुई तो तुम्हें काम से निकाल दिया जाएगा और हफ्ते भर की मजदूरी दिए बिना यहाँ से भगा दिया जाएगा करके कहता है। बड़ा बेटा गरीबी के कारण इस शर्त के लिए मान गया। पहले 4 दिन बहुत ही सावधानी से काम किया। लेकिन 5वें दिन थकान के कारण सुबह मुर्गी के भाग देने पर भी वो सोकर नहीं उठ पाया। थोड़ी देर से पहुंचने के कारण देशमुख ने उसे कुटी कोड़ी दिए बिना गर्दन पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। अपने बड़े भाई की यह हालत देखकर चौहान का मझला बेटा मैदान में उतरा। उसने भी 1 हफ्ते तक दिन रात कड़ी मेहनत की। लेकिन 1 हफ्ते बाद वो भी थकान के कारण मुर्गे के भाग देने के समय सोकर नहीं उठ पाया। देशमुख ने उसे भी बहुत बुरी तरह डांटा और बिना 1 रुपया दिए घर से निकाल दिया। जमींदार दंपत्ति ने उनके दोनों बड़े भाइयों को किस तरह धोखा दिया, इस पर चौहान का तीसरा बेटा लल्लू ने गौर किया। लल्लू बहुत बुद्धिमान था और साथ ही असीम शारीरिक शक्ति का स्वामी यानी बहुत ही बलवान था। उसे किसी भी तरह उस धोखेबाज जमींदार को सबक सिखाने का फैसला किया। अगले दिन सुबह लल्लू सीधे देशमुख के घर पहुंचा। लल्लू को देखकर देशमुख ने मन ही मन सोचा, इसे भी 1 हफ्ते तक मुफ्त में काम करवा कर भगा दूंगा करके सोचता है। क्या तुम भी अपने भाइयों की तरह काम पर आए हो? तुम्हें तो शर्त पता है ना? तुम्हें महीने में कितनी मजदूरी चाहिए करके पूछता है। लल्लू ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस दिन में 1 बार पेट भरकर गर्मा गर्म और खुशबूदार छोले कुलचे खाने को चाहिए। उसने एक शर्त रखी, साल भर काम करने के बाद वो जमींदार की पीठ पर एक जोरदार गुस्सा मारेगा, उसकी पत्नी हेमलता को एक जोरदार चुटकी काटेगा करके बोलता है। यह बात सुनते ही पति पत्नी जोर से हंस पड़े। उन्होंने सोचा कि 5-6 दिन में ही इसे किसी न किसी कारण धोखा देकर भगा देंगे। ऐसा सोचकर देशमुख इस सौदे के लिए मान गया। उस पूरे दिन लल्लू ने खेत में 4 लोगों का काम अकेले ही बहुत आसानी से कर दिया। रात होते ही उसने अपने शर्त के अनुसार गर्मा गर्म छोले कुलचे मांगे। उसने खाया और जब वो सो गया तो आधी रात को वो धीरे से उठा। वो देशमुख के घर के पिछवाड़े गया और वहां के मुर्गे को बिना किसी को बताए पकड़ लिया। वो उसे गांव के बाहर घने झाड़ियों में छोड़ाया और आकर चुपचाप सो गया। अगले दिन सूरज सिर पर आ गया था, लेकिन मुर्गे ने बाग नहीं दी। लल्लू जानबूझकर बहुत देर से सोकर उठा और काम पर जाने लगा। देशमुख ने गुस्से में आकर उसे डांटना शुरू किया तो लल्लू ने बहुत शांति से कहा, जमींदार साहब, आज आपके घर में मुर्गे ने भाग नहीं दी ना, तो मैं मुर्गे की भाग का ही इंतजार करते हुए सो गया था। पहले मुझे छोले कुलचे का भोजन दीजिए, उसके बाद ही खेत में काम पर जाऊंगा। देशमुख ने पिछवाड़े जाकर देखा तो सचमुच मुर्गा गायब था। उसने अपना सिर पकड़ लिया और दूसरा मुर्गा खरीदने के लिए लल्लू को साथ लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक बहुत बड़ा मोटा और गुस्सैल सांड लोगों को सींग मारने के लिए बहुत तेजी से दौड़ रहा था। उसे काबू न कर पाने के कारण 4 ताकतवर लोग उसे रस्सी से खींचने की कोशिश में कड़ी मशक्कत कर रहे थे। देशमुख ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, यह सांड किसी की बात नहीं सुनता। यह गांव में सबको सींग मार रहा है, इसलिए हम इसे कसाई को बेचने के लिए लेके जा रहे हैं करके बताता है। यह सुनते ही लल्लू आगे बढ़ा।
और उसने उस गुस्सेल सांड के सींग को अपने दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लिया। उसने अपनी असीम शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उस भारी भरकम सांड को हवा में उठाया और गोल गोल 5-6 बार लट्टू की तरह घुमाकर जमीन पर खड़ा कर दिया। उस एक ही झटके में सांड का पूरा गुस्सा काफुर हो गया। वह डर से कांपते हुए वो सीधे सीधे जानवर की तरह वहां से चला गया। यह देखकर देशमुख का दिल बैठ गया। वो अंदर ही अंदर बहुत बुरी तरह डर गया। अगर 1 साल बाद इस लड़के ने पूरी ताकत से घुसा मारा तो मेरी जान तो हवा में मिल जाएगी। जमींदार का मुर्गा खरीदने का इरादा पूरी तरह बदल गया। वो उल्टे पैर अपने घर लौट आया। रात होते ही वो डर से कांपने लगा। उसने अपनी पत्नी हेमा मालिनी को पूरी बात बताई। हेमा मालिनी भी डर गई। उसने लल्लू को तुरंत मार डालने की एक साजिश रची। उसने झूठ बोला कि मवेशियों में एक गाय कम है और लल्लू को इस वक्त आधी रात को अंधेरे में उसे जंगल में ढूंढने के लिए भेज दिया जाए, जहाँ जंगली जानवर उसे खा जाएंगे। ऐसा उपाय बताती है। जमींदार की योजना के अनुसार उसने लल्लू से कहा, हमारी एक बहुत जरूरी गाय कम है, तुम इसी वक्त इस अंधेरे में जंगल जाओ, उसे ढूंढ कर लेकर आओ करके आज्ञा देता है। लल्लू उनकी खोटी बुद्धि को अच्छी तरह समझ गया। फिर भी वह मुस्कुराते हुए घने जंगल की ओर अकेला निकल पड़ा। उस रात जंगल में लल्लू आगे ही बढ़ रहा था कि एक बड़ी गुफा के सामने उसे एक भारी काला आकार दिखाई दिया। अंधेरे में उसने सोचा कि शायद वह वही गाय है। उसने उसके गले में रस्सी का फंदा डाला और जोर से खींचा। असल में वो एक बहुत बड़ा जंगली भालू था। लल्लू की ताकत के आगे झुकते हुए उस भालू को लल्लू ने किसी पालतू कुत्ते के बच्चे की तरह खींचकर सीधा जमींदार के घर ले आया और पिछवाड़े में बांधकर आराम से सो गया। सुबह होते ही जब देशमुख मवेशिया के बाड़े में गया तो गाय की जगह एक बड़े काले जंगली भालू को देखकर उसकी जान हलक में आ गई। वो चिल्लाने लगा। लल्लू सोकर उठा और वो वहां पर आ गया। अरे जमींदार साहब, रात के अंधेरे में मुझे लगा कि यह आपकी काली गाय है, इसलिए मैं इसे ले आया। मैं इसे अभी वापस जंगल में छोड़ आता हूँ। ऐसा कहकर उसने रस्सी खोली और उसे भगा दिया। वह भालू दुम दबाकर जंगल की तरफ भागा। यह देखकर देशमुख डर के मारे रोता हुआ हेमा मालिनी के पास गया। अपना सिर पकड़कर बोला कि वह भालू को पकड़ ले आया है। हेमा मालिनी ने कहा, इसे जब तक कोई भयानक पिशाच न खा जाए तब तक ये मरने वाला नहीं है करके कहती है। देशमुख को एक उपाय सूझा और उसने लल्लू को बुलाया। उसने कहा कि गांव के छोर पर जो पुरानी पिशाचों वाली बावड़ी है, वहाँ के पिशाच उसका बहुत सारा कर्जा बकाया है, इसलिए वह जाकर वो पैसा वसूल कर लाए। देशमुख ने मनी मन सोचा कि पिशाच इसे मार डालेंगे और खा जाएंगे करके मनी मन हंसने लगता है। लल्लू एक बड़ी जूट की रस्सी लेकर उन पिशाच की बावड़ी के पास पहुंचा। वो बावड़ी के मुंह पर बैठ गया और जोर जोर से उस लंबी रस्सी को बांटने लगा। तभी बावड़ी के पानी में से एक भयानक पिशाच बाहर निकला और चिल्लाया, तुम कौन हो और क्या कर रहे हो? ऐसा चिल्लाती है। लल्लू बिना डरे बोला, मैं इस मजबूत रस्सी से तुम्हारी बावड़ी के सारे पिशाचों को मजबूती से बांधकर चिड़ियाघर में बेचने के लिए यह रस्सी बांट रहा हूँ। तुम लोग किराए दिए बिना हमारे मालिक को परेशान कर रहे हो ना करके चिल्लाता है। इन बातों से पिशाच डर गया। वो बोला कि अंदर जाकर अपने मुखिया से बात करके आता है। ऐसा कहकर वो पानी में चला गया। जैसे ही पिशाच अंदर गया, लल्लू ने एक तरकीब लगाई। उसने बावड़ी के पास ही मिट्टी का एक बड़ा गड्ढा खोदा और उसके ऊपर सूखे पत्ते घास फैला दिए। फिर उसने अपनी पगड़ी को इस तरह रखा कि एक बीच में एक छोटा सा छेद कर दिया जो सीधे नीचे के बड़े गड्ढे में खुलता था। कुछ देर बाद पिशाच बाहर आया। हार मानते हुए बोला कि किराया अभी देते हैं, बस उन्हें छोड़ दिया जाए। लल्लू ने अपनी पगड़ी दिखाते हुए कहा, इस पगड़ी को चांदी के सिक्के से भर दो तो काफी होगा करके कहता है। पिशाच अंदर गया और एक बड़ी मुट्ठी भर चांदी के सिक्के लेकर उस पगड़ी में डाल दिए, लेकिन वे सिक्के उस छेद के रास्ते से सीधे गड्ढे में गिर गए और पगड़ी खाली की खाली रही। पिशाच ने हैरान होकर फिर से अंदर जाकर और सिक्के डाले, लेकिन वह पगड़ी भर नहीं रही थी। ये कोई बहुत बड़ा तांत्रिक लग रहा है। ऐसा सोचकर पिशाच घबरा गया और बावड़ी में छुपा कर रखा सारा अपना खजाना लाकर उसमें उलेट दिया। आखिरकार जब नीचे गड्ढा भर गया तो पगड़ी के ऊपर तक सिक्के दिखाई देने लगे। पिशाच डर के मारे वापस बावड़ी में कूद गया। लल्लू मुस्कुराते हुए उस गड्ढे से पहाड़ों की तरह इकट्ठा किए हुए चांदी के सिक्के को एक बड़े बोरे में भरकर
देशमुख के सामने ले आया और पूरी बात बता दी। उन सिक्कों को देखकर देशमुख को बहुत भयानक डर लगने लगा। वह तुरंत अपने कमरे में गया और अपनी पत्नी को रोते हुए बोला, वह तो पिशाचों को भी धोखा देकर सारा धन छीन कर लेकर आया। साल पूरा होने पर जो वो गुस्सा मारेगा तो मेरा मरना तय है करके रोने लगता है। हेमा मालिनी भी डर से कांपने लगी और बोली इसके हाथों से मरने से अच्छा है कि हम अभी ये गांव छोड़कर भाग जाए। करके कहती है। उसी रात जब लल्लू सो रहा था, देशमुख और हेमा मालिनी दोनों अपना घर बार संपत्ति सब कुछ छोड़कर अंधेरे में ही गांव में छुपकर भाग गए। सुबह होते ही गांव वालों को पता चला कि जमींदार दंपत्ति भाग चुके हैं। उनका कोई वारिस न होने के कारण वो सारा घर और संपत्ति लल्लू को मिल गई। लल्लू ने अपने बूढ़े माता पिता और भाइयों को उस बड़े घर में बुलाया। उस चांदी के सिक्के से उसने गांव में और भी जमीनें खरीदी। अपने भाइयों के साथ मिलकर कड़ी मेहनत से खेती करने लगा। वह गांव के लोगों की मदद भी करने लगा और बहुत ही खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। सीख, कंजूसी और दूसरों को धोखा देने का लालच इंसानों को एक न एक दिन सर्वनाश की ओर ले जाता है। बुद्धि, चालाकी और सद्बुद्धि के सामने बड़े बड़े धोखेबाजों को भी घुटने टेकने पड़ते हैं।